Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released an insightful video on the topic of human resources for Class 8 CBSE students. This captivating tutorial aims to provide a comprehensive understanding of the subject, enabling students to grasp the essential concepts of human resources management. Human resources, often referred to as HR, is a vital aspect of any organization. It encompasses activities such as recruitment, selection, training, and development of employees. The video delves into the importance of HR in managing a workforce effectively, emphasizing the significance of skilled personnel in achieving organizational goals. The tutorial begins by introducing the concept of HR, highlighting its role in maintaining a healthy work environment, employee motivation, and job satisfaction. IT further explores recruitment and selection procedures, shedding light on the various methods employed to identify the right candidates for specific job roles. Moreover, the video addresses the significance of training and development programs in enhancing employee performance and fostering personal growth. It emphasizes the importance of effective communication, teamwork, and leadership skills in the workplace, highlighting their role in facilitating a productive work environment. Through this knowledge explanation, Ignited Minds Tutorials aims to equip Class 8 CBSE students with a comprehensive understanding of human resources. By providing valuable insights into this subject, students can develop a strong foundation that will benefit them both academically and in their future careers. Okay, so Bacha Party will start with one of the very important chapters that we have, or rather very important topics that we have, which is human resources. ठीक है, किसी भी कंट्री में देखिए अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज? हाँ, एनीथिंग वी नीड टू सर्वाइव. ओके, कुड देयर बी अ बेटर डेफिनेशन? व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जैसे अगर देखो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो तुम वो यूज करते हो. जैसे तुम्हारा फर्नीचर है. डू यू नीड फर्नीचर टू सर्वाइव? डू यू नीड फर्नीचर टू सर्वाइव? क्या बिना फर्नीचर के भी हम जी सकते हैं? जी सकते हैं ना. तो क्या ये रिसोर्सेज नहीं? क्या ये लोहा तुम्हारे लिए रिसोर्स नहीं है? क्या ये वुड तुम्हारे लिए रिसोर्स नहीं है? इज इट अ रिसोर्स? नहीं, बेसिक नीड्स भी नहीं बोल सकते हम. एनीथिंग विच हैज अ यूटिलिटी वैल्यू, जिसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी यूज कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स. ठीक है, हमारे सर्वाइवल पे वो आता है या नहीं, या हमारे लिए वो बेसिक नेसेसिटी है या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे. बट एनीथिंग विच कैन बी यूज इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है, सो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमको नेचर देती है, जैसे वाटर एक रिसोर्स है, अदर रिसोर्सेज हैं. ह्यूमंस आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को हम ट्रेन कर सकते हैं, ह्यूमंस को हम शिक्षा दे सकते हैं. और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे शायद दूसरे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, देयर आर मेनी कंट्रीज इन विच अदर रिसोर्सेज हैव नॉट डेवलप्ड बट ह्यूमन रिसोर्सेज हैव डेवलप्ड. जैसे जापान. जापान इज अ कंट्री इन विच ह्यूमन रिसोर्सेज हैव डेवलप्ड. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. मतलब वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है. इसीलिए वो हाईली डेवलप्ड एंड स्किल्ड कंट्री है. ठीक है, तो आप अगर देखोगे भाई साहब, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जिस तरह से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द अर्थ सरफेस, वेदर इज अक्रॉस अ कंट्री, वेदर इज अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट, और वेदर इज अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड, इसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस. 90% से ज्यादा पॉपुलेशन आपके 10% लैंड सरफेस पे रहती है, क्योंकि बाकी का लैंड सरफेस इनहैबिटेबल है. जैसे अंटार्कटिका का लैंड सरफेस, वहां पे आप नहीं रह सकते. हिमालयस का लैंड सरफेस, वहां पे आप नहीं रह सकते हैं. एल्पाइंस का लैंड सरफेस, यहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं. बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के लैंड सरफेस पे ना आप रह सकते हैं, ना आप घर बसा सकते हैं. ठीक है, तो आप अगर देखोगे मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस. 10% ऑफ द लैंड सरफेस पे रहते हैं. ठीक है, 90% of the world's population, it basically stays in 10% of the land surface. 10% of the land surface. आपका पूरा लैंड सरफेस समझ लो, अगर मैं इस पाई डायग्राम से दिखाऊं
तो पूरा वर्ल्ड का 90% जो है इस 10% पे रह रहा है, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। अनइवन मतलब कहीं पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि न्यूजीलैंड अगर आप जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी वीजा का अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां के गवर्नमेंट्स ये चाहते हैं कि लोगों का पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि वहां पे अभी भी ऑलमोस्ट 60 to 70% लैंड में पॉपुलेशन ही नहीं है, अनइनहैबिटेड है। वहां पे चाहते हैं कि लोग आए, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेंड है पॉपुलेशन का, ये बड़ा अनइवन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। सो इट्स अ वेरी अनइवन ट्रेंड, ठीक है, वेरी अनइवन ट्रेंड। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। अगर आप देखोगे शहरों में काफी ज्यादा क्राउडेड है। आप कभी दिल्ली वगैरह गए हो तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार भाई साहब सटी हुई है, कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है। दिल्ली वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साउथ मुंबई में चले गए तो आपको ऐसे बहुत सारे एरिया दिखेंगे, ऐसे बिल्डिंग यहाँ पे, दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे, कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है। एक साथ ऐसे बिल्डिंग्स हैं, एक साथ भाई साहब ऐसी चीजें हैं। तो दीज आर बेसिकली क्लस्टर्ड हाउसेस। सम एरियाज आर वेरी वेरी क्राउडेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है, ओके। सम एयर स्पेसली पॉपुलेटेड, कहीं कहीं पे भाई साहब एकदम सन्नाटा है, बहुत कम पॉपुलेशन है आपका, ठीक है। द क्राउडेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आपका साउथ एशिया हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, दीज आर द क्राउडेड एरियाज। यूरोप, ठीक है, ये सारे आपके क्राउडेड एरियाज हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ये सब आपके वेरी फ्यू पीपल लिव इन, ठीक है, हाई लैटिट्यूड एरियाज। हाई लैटिट्यूड एरियाज मतलब ये वाले एरियाज हो गए, ये जो आपको एरियाज दिख रहे हैं ये आपके हाई लैटिट्यूड एरियाज हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पे मतलब पहली बात तो जो आपके ऑल्टीट्यूड्स है वो डिफरेंट है, और पहली बात टेम्परेचर भी बहुत कम है, टेम्परेचर्स आर फार मोर लेस, ठीक है। वेरी पीपल, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में भी बहुत कम लोग रहते हैं, सहारा हो गया, थार हो गया, ठीक है। हाई माउंटेनियस एरियाज जैसे हिमालयस हो गए, अल्पाइंस हो गए, ये सब हाई माउंटेनियस एरियाज हैं। ये भी अनइनहैबिटेबल लैंड्स हैं। दीज आर नॉट प्लेसेस सूटेड टू लिव। क्या हो रहा है? एल्प्स, एल्प्स माउंटेन रेंजेस है ये, दीज आर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये यूरोप में माउंटेन रेंजेस है। एंडीज माउंटेन रेंजेस है जो साउथ अमेरिका में है। हिमालय से थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा क्या काफी नीचे है, लेकिन अच्छा खासा हाइट है इनका, ठीक है। सो एंडीज, एल्प्स, दीज आर डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, अल्पाइंस बोलते हैं इनको। फिर आपके रॉकीज हो गए, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट माउंटेन रेंजेस। अभी आते हैं आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे भी रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में ज्यादा लोग रहते हैं, ना कि साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो मोर पीपल आर लिविंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर ये हो गया भाई साहब, डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। मोर पीपल लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट देन इन द सदर्न पार्ट, ठीक है, ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स, तो ये हो गया आपका भाई साहब एशिया कॉन्टिनेंट। 61% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन एशिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 61%, मोर देन 60% इज लिविंग इन एशिया, ठीक है। सो एशिया इज द मोस्ट। उसके बाद आपका 13% लिव इन अफ्रीका, देन 12% लिव इन यूरोप। साउथ अमेरिका में अगर आप देखोगे 8% लिव इन सेंट्रल, ये मैक्सिकन पार्ट है भाई साहब, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एंड 5% लिव इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका बेसिक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। 100% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज एशिया, सॉरी कॉन्टिनेंट इज एशिया, देन वी हैव अफ्रीका 13%, देन यूरोप 12%, देन वी हैव 8% लिविंग इन Central and South America, and only 5% live in North America. This is the structure of population distribution all across the world. Okay, and there is Australia, of course, a continent. 1% live in Oceania. Oceania बोलते हैं हम इसको, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ओके। Almost 3/4 of the world population lives here. Where? In Asia. 3/4 मतलब आपका 3/4 of the population, ठीक है। अफ्रीका में भाई साहब अगर आप देखो तो 60% of the world's population stay in just 10 countries, ठीक है। 60% of the world's population stay in just 10 countries. Which are these 10 countries? World's most populous countries 2018 के हिसाब से: चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड जापान। These are the
मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, ठीक है, एज पर 2018 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल और पॉपुलेशन स्टेज इन जस्ट दीज 10 कंट्रीज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1376, 1296 ये सब आपके, अभी तो हम आगे आ गए हैं, ठीक है, वी आर लीडिंग चाइना, ठीक है। सो ये आपके पॉपुलेशन, अगर आप देखोगे ज्यादा करके कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना से आ रहा है, इनफैक्ट इंडिया इज ए लीडिंग कंट्री ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अभी अगर हम बात करें व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डेंसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में घनत्व कितना है, कितना घना है पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में भाई साहब, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर मीटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अर्बन रीजन और अ रूरल रीजन, ठीक है। अर्बन रीजन मतलब शहरी एरिया और रूरल रीजन मतलब आपका ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। अगर हम इन एरियाज के देखेंगे, लेट द एरिया ऑफ बोथ बी इक्वल, अगर हमने एरिया को, लेट्स से इसका एरिया भी 10 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया भी 10 किलोमीटर स्क्वायर, 10 किलोमीटर स्क्वायर मतलब इस तरह से, आज उधर ही है मैम के पास, यहाँ 10 किलोमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। पॉपुलेशन इसका 10,000 है, इसका पॉपुलेशन भाई साहब 1,000 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी, 10,000 अपॉन 10 पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो अर्बन एरिया का कितना हो गया भाई साहब, 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। यहां का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 10 पर किलोमीटर स्क्वायर, तो यहां पे हो गया आपका 100 पर किलोमीटर स्क्वायर। सो रूरल एरिया का पॉपुलेशन कितना हो गया, 100 पर किलोमीटर स्क्वायर। अर्बन एरिया का पॉपुलेशन कितना हो गया, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, आपके बेसिक एमिनिटीज ज्यादा है, वाटर फैसिलिटी, फिर आपका भाई साहब स्कूलिंग, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, सो लेट्स से, सो पॉपुलेशन अगर हम बात करेंगे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो भाई साहब पॉपुलेशन आपकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 100 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हायर, इसको अपन बोलेंगे डेंसली पॉपुलेटेड। आप जब बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तब उसको सरकारी आंकड़े में बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ज्यादा हो गई भाई साहब, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस हियर, sparsely populated. South Central Asia has the highest density of population, followed by Southeast Asia and East Asia. ये है आपका भाई साहब पॉपुलेशन का भंडार सबसे ज्यादा, ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, ये आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का कार्यक्रम यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, तो चाइना का पार्ट आ गया ना इसमें,
इसमें आ रहा है ना, देखो इतना तो चाइना आ रहा है ना, ठीक है, पूरा चाइना नहीं आ रहा लेकिन आ तो रहा है। यहाँ पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखोगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली 188 है। इंडिया में अगर आप आते हो तो दिस नंबर इज मोर देन 300, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 382 है इंडिया का पर स्क्वायर किलोमीटर। हम अगर पूरे एरिया को देखेंगे तो 188 है, फिर भी ठीक है। इंडिया में पर किलोमीटर स्क्वायर में 382 पीपल हैं। अभी आप इसमें उन जगहों को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं जहां पे आप नहीं रह सकते हैं, जैसे हिमालयन एरियाज हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब आप एरिया में नहीं ले रहे। आपने इंडिया का एरिया पूरा ले लिया और पूरे पॉपुलेशन को इंडिया के एरिया से डिवाइड कर दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, बॉर्डर एरियाज हैं, हाई माउंटेनियस एरियाज हैं, स्नोई एरियाज हैं, जहां पे बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता है। वो पूरा हिमालयन रेंजेस को आपने उसमें ले लिया है। उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो दिस नंबर वुड बी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 600 पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अप्रोक्सीमेटली 600 जन रह रहे हैं इंडिया में। क्या ये समझ में आ रहा है? दीज आर ह्यूज नंबर्स, अनइमेजिनेबल नंबर्स, ठीक है। 188, अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भाई साहब 149 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, दीज आर हाई नंबर्स, ठीक है। ईस्ट एशिया में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 140 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। सो दिस इज एक सरकारी आंकड़े हैं बेसिकली, ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं। इंडिया में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था 324, अभी ये बढ़ के 382 हो गया है। 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया, मतलब इधर से आप गए 1 किलोमीटर और इधर से आप गए 1 किलोमीटर, ये एक स्क्वायर बन गया। इसमें करीबन 300 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। बस 1 किलोमीटर स्क्वायर का कितना एरिया होगा भाई? एक सुषमा पाटिल के ग्राउंड को कंपेयर कर लो, उसमें 300 जन रह रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। 300, 383 दैट्स अ ह्यूज नंबर। आपको मालूम है ब्राजील में कितना है? ब्राजील में सिर्फ 23 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दिस इज अ ह्यूज नंबर टू बी सपोर्टेड। और आप इस चीज का अंदेजा तब लगा सकते हैं जब आप सुबह सुबह भाई साहब ट्रेन पकड़ने जाएं या शाम को ट्रेन से उतरने जाएं, जाइए देखिए वहां पे क्या हालत है, ठीक है। इफ यू इमेजिन, पहले में जब मतलब आपका मानसरोवर स्टेशन जब चालू नहीं हुआ था, तो जब चालू हुआ यहाँ पे मानसरोवर स्टेशन में कोई उतरता ही नहीं था, कोई रिक्शा वाला नहीं, कुछ नहीं, पैदल चल के आना पड़ता था या अपनी गाड़ी लेकर आप। उतना बड़ा पार्किंग एरिया हुआ करता था। आज भाई साहब पार्किंग के लिए जगह नहीं है। रिक्शा वाले मतलब चले ही रहे हैं, पूरा सुबह से शाम तक, रात तक रिक्शा चल ही रहा है ना, बस चल रही है। फिर भी अब इतना आप सोचिए, मतलब ये 10-15 साल की कहानी है। मैं दूसरी जगह पे जा भी नहीं रहा हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली 15 साल पहले यहाँ पे आया था कि मानसरोवर स्टेशन तभी चालू नहीं हुआ था, खांडेश्वर स्टेशन भी चालू नहीं हुआ था, सीधा खारघर और पनवेल चालू था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन स्टेशनों को हमने अपने सामने चालू होते देखा है। इक्का दुक्का पब्लिक उतरती थी भाई साहब, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये आज की तारीख में आप बाइक नहीं लगा सकते वहां पे, अंदर चले गए तो निकलेंगे कैसे, ये दुविधा है। गाड़ी लेके अंदर नहीं जा सकते। आप सोचिए कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया। जस्ट आप सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे जो पीक आवर्स हैं, 2-3 घंटा अगर वहां पे खड़े होते होंगे, आपको पॉपुलेशन का एक अंदाजा मिलेगा, एक फील मिलेगी। इट्स अ ह्यूज थिंग। आपको क्या लगता है कि भाई साहब ये कम है, ये नंबर्स कम है? आप कभी अभी जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा एक एक जॉब के लिए भाई साहब कितने एप्लीकेंट्स हैं, न्यूमरस एप्लीकेंट्स हैं। आप एक इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे भाई साहब, आपको दिखेगा ये लंबा क्राउड है, वैसे कब पता नहीं आपका नंबर लगे या ना लगे, ठीक है। इंटरव्यू में जो पर्सन रिजेक्ट हो रहा है वो इसलिए नहीं रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको नॉलेज या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि एक ही चुना जा सकता है, 100 में से एक को ही चुन सकते हैं, ऐसी हालत है, ठीक है। आप अपने घर पे ही बोल दो कभी कि मैं ना 10th के बाद फोटोग्राफी सीखूंगा, उड़ता हुआ तो चप्पल आएगा आपके ऊपर। क्यों आएगा? क्यों क्या ये आपके मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि आप अपना शौक पूरा करें? नहीं, उनके लिए ये ज्यादा चिंताजनक है कि इंडिया जैसे जगह पे शौक भाई साहब 12 में पूरा कर लेना, पहले अपने कमाई धमाई का व्यवस्था कर लो, है ना। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मन मार के भी हो, लेकिन ऐसा एक स्ट्रीम चुने जिससे आपकी कमाई धमाई हो सके। समझ में आ रहा है? इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, दे विल पुश यू टुवर्ड्स साइंस बिकॉज दैट्स अ हार्ड फैक्ट एंड रियलिटी। यही रियलिटी है। आप सोचिए ना, कोई भी आप चूज ही नहीं कर सकते। आज की तारीख में आप देखो, क्या इंडिया में एक ऐसा चैनल बन पाया जैसे डिस्कवरी जैसा चैनल या लेट्स से एनिमल प्लैनेट जैसा चैनल? नहीं बन पाया। क्यों हम ये क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं?
कहां से देंगे हम, कहां से देंगे अब, क्योंकि हम आर्ट फॉर्म को जा ही नहीं पा रहे ना, आर्ट फॉर्म की तरफ। आर्ट फॉर्म की तरफ हम कैसे जाएंगे? हमारे घर में इतना प्रेशर बना हुआ है भाई, हमको सरवाइव करना है। ये मार्केट जो है भाई साहब बूमिंग मार्केट है, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, तुम नहीं तो कोई और सही, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, दिस इज अ ह्यूज नंबर पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग हैं भाई साहब, सोचिए, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किन फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है? तो पहला फैक्टर आपका क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। अगर भाई साहब ज्योग्राफिकल फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो हम पहले बात करेंगे भाई साहब ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है? कैसा लैंड फॉर्म है भाई साहब, बहुत बड़ा माउंटेन है, हिमालयस है, स्नोफॉल हो रहा है, क्या वहां पे आप नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। जैसे इंडिया में हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और वो हमारे बॉर्डर पॉइंट पे है। हाँ, नहीं, आसाम साइड में नहीं है, इस टाइप में, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर है वो। और जो लोग भी आर्मी में है उनको वहां पे कम से कम 6 महीना उनकी पोस्टिंग रहती है, मैंडेटरी पोस्टिंग होती है। वो बोलते हैं हालत खराब हो जाती है, सिर्फ चॉकलेट ही खा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आर्मी पर्सनल के इंटरव्यूज देखे हैं, तो एक जन बोल रहे थे कि सुबह उठ के वैसा पॉटी जाना है, ऑब्वियसली बात है ना, लेकिन वो पॉटी जाने के लिए जो पानी नहीं है ना, चारों तरफ बर्फ है, तो पानी तो अपने उसमें इंडक्शन कुकर में या जिसमें भी हो जलाकर पानी को उबाल रहे, और उबालते उबालते वैसा पानी बॉटल में डाला और बॉटल को लेके दौड़ रहे, बॉटल को लेके जब तक अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे तब तक वो बॉटल में वैसा बर्फ बन चुकी होगी। दैट्स हाउ इम्पॉसिबल इट इज। वो बोल रहे हैं कि आप ये तो छोड़ दो कि हमारे जान की कोई कीमत है या नहीं, हम कभी भी हमारे ऊपर गोली चल सकती है, ये वगैरह तो ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके जनरल प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे कोई नहीं रह सकता, -47 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। टोपोग्राफी, क्लाइमेट भाई साहब, क्लाइमेट बहुत इंफ्लुएंस करता है, ठीक है। आप देखो मुंबई जैसे शहर में आपका पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। हाँ, बरसात भरपूर है, लेकिन बरसात से फिर भी आप निपट सकते हैं। ठंडी और गर्मी में बहुत तकलीफ हो जाती है, ठीक है। आप अगर नॉर्थ में जाएंगे बहुत ज्यादा गर्मी है, नॉर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी नवंबर दिसंबर का महीना चालू होगा, दिसंबर के महीने में आप पूना चले जाइए, मस्त कड़ाके की ठंड है, आप ठीक है, जैकेट पहनना पड़ेगा, स्वेटर पहनना पड़ेगा। आप बिना जैकेट और स्वेटर पहनकर आप अपना पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी तक खींच सकते हैं मुंबई में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ऑफ कोर्स क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? सॉइल, सॉइल से हमारा एग्रीकल्चर होता है। देन वी हैव वाटर, व्हाट एल्स? मिनरल्स, ठीक है। ये सारी चीजें हुई ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इन सारी चीजों, जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब जमशेदपुर, जमशेदपुर में हमारा टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है, वहां से हम आयरन को निकालते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन होगा। इतना बड़ा स्टील फैक्ट्री है, वहां पे लोग काम करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स वो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। अभी हम आते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो सोशल कल्चरल मतलब कैसा है? सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं? अभी जैसे मैं बंगाली हूं, अभी साहिल मुनकर भाई साहब मराठी है, वो बोलता है कि आमची मुंबई, हम बाहर वालों को नहीं रहने देंगे। अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, लेट्स से ऐसा बहुत जगह पे है, तो क्या मैं यहाँ पे रह पाऊंगा? नहीं, तो फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कहीं और रहने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोग फालतू का दबाव बनाते हैं। इंडिया में आप कहीं पे भी रह सकते हैं, आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, आपकी खुद की कंट्री है, यू आर फ्री टू लिव एनीवेयर, ठीक है। हाउएवर पीपल क्रिएट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक दिस, ठीक है। कल्चर, जैसे अगर आप यूपी में चले जाएंगे, आपसे पहले आपका नाम पूछेंगे, क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन आता है कौन जात के हो, ठीक है। अभी भी आता है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब जात क्या है तुम्हारी। ये एक इनवैलिड क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपसे अगर आपके जात के बारे में कोई पूछे, आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, इट्स अ फंडामेंटल राइट। क्यों जात क्यों बताना है, ठीक है। और अगर बता भी दिया तो आप उससे क्या करेंगे? मेरे को डिस्कार्ड करेंगे या मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो देयर आर थिंग्स लाइक दीज। तो ये आपके सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, ये आपके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं। हो सकता है ये सब इंटैक्ट हो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है ऐसा, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमिक, भाई धंधा कितना हो रहा है किसी जगह पे, जितना ज्यादा धंधे को फेवरिंग इकोनॉमी होगी उतने ज्यादा लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। ओके, टोपोग्राफी, तो लेट्स टॉक अबाउट टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी?
पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स, हम ज्यादा करके प्लेन एरियाज में रहना चाहते हैं rather than माउंटेन्स एंड प्लेटूज। माउंटेन्स एंड प्लेटूज में हर समय रिस्क बना रहता है भाई साहब, ठीक है, थोड़ी एक रॉक भाई साहब लुढ़क कर नीचे आ गया, मेरा घर टूट जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स होते हैं बारिश के टाइम पे, बहुत बड़ा एक रिस्क है ये, प्लस काफी ज्यादा वाटर भी ड्रेन आउट होता है, तो ये सारी चीजें हैं। हम प्लेन एरियाज में ज्यादा रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब भी आप बना सकते हैं और एक नॉर्मल सी जिंदगी आप गुजार सकते हैं, ठीक है, rather than on mountains and plateaus. Okay, people always prefer to live on plains, ज्यादा करके शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, लोग ज्यादा करके प्लेन एरियाज में रहना पसंद करते हैं rather than mountains and plateaus. Okay, ये माउंटेनियस एरियाज हैं। आप घूमने जा रहे हो किसी माउंटेन एरिया में वो अलग बात है, लेकिन रहना मतलब दूसरी बात है, ठीक है। चलो थोड़ा सा घूम कर आए, फ्रेश हो गए, चलो बर्फबारी देख कर आए, ऐसा ये एक अलग चीज है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, बट वहां पे रहना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आपको क्या लगता है ये जो जितने भी आपके ये लोग होते हैं गोरखास जो होते हैं, ये इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं? नेपाली लोग जो होते हैं वो स्ट्रांग क्यों होते हैं? नेपाली नहीं बोल रहा हूँ, गोरखा, ठीक है, क्योंकि उनको मेहनत करने की आदत हो गई है ना, माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं भाई साहब, चढ़ चढ़ के, तो दे नो दे उनके जीन्स में आ गया ये मेहनत करने। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus, ठीक है। Plains are suitable for farming, manufacturing and service activities. Plains are suitable for farming, manufacturing and service activities. तो manufacturing हो गया, service activities हो गया, ये सब plains. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world. ये गंगा प्लेन है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पे गंगा प्लेन्स की वजह से एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ठीक है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश। while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. ये हाई माउंटेन्स हैं और यहाँ पे रहना नामुमकिन है, ठीक है। आप ऐसे टूरिस्ट के हिसाब से विजिट कर सकते हैं साल में एक दो आध बार, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। यहाँ मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। While mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. Sparsely populated मतलब वहां पे भाई साहब पॉपुलेशन हार्डली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट आपका कैसा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्लाइमेट इज अ ह्यूज फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, वेरी हॉट, ठीक है। पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, जैसे साइबेरिया एक ऐसा रीजन है जहां पे हर समय बर्फबारी होती है। कनाडा एंड अंटार्कटिका, कनाडा के कुछ रीजन्स में हमेशा बर्फ रहता है, अंटार्कटिका तो बर्फ में लदा रहता है, ठीक है। तो ये सब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। पीपल, तो सहारा डेजर्ट जैसे आप देखोगे भाई साहब, ये कंप्लीट डेजर्ट है ये, ठीक है। दिस इज हाई टेम्परेचर्स, पूरा रेत ही रेत। पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, ये रशिया का पोलर रीजन है। कनाडा एंड अंटार्कटिका, कनाडा एंड अंटार्कटिका, दीज आर पोलर रीजन्स, ठीक है। देन वी हैव सॉइल। सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारा मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन सॉइल से होता है, क्रॉप से होता है, ठीक है। तो सॉइल बिकम्स, तो फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज आर बेसिक फर्टाइल प्लेन्स। ये अपने साथ काफी सारा वाटर और एल्यूवियल सॉइल दोनों भी लाते हैं, जिसकी वजह से द एंटायर प्लेन इज वेरी फर्टाइल, काफी उपजाऊ प्लेन है। इसमें काफी सारे क्रॉप कल्टिवेशन हो सकते हैं, ठीक है। वांग ही शैंग जियांग इन चाइना, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र से कल्टिवेटेड है भाई साहब, ठीक है। वांग ही एंड शैंग, तो ये आपके कुछ ऐसे रिवर प्लेन्स हैं विच आर वेरी मच पॉपुलेटेड। एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगर आप इजिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे नाइल रिवर है, दैट इज ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। लोग ज्यादा करके रिवर्स के आजू बाजू पहले से रहते आए, ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर का सोर्स है। दूसरा भाई साहब आपका अलूवियल सॉइल भी लाता है वो, जिस सॉइल से आप अच्छा खासा खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग के लिए रिवर्स, स्टेइंग अराउंड रिवर्स इज वेरी बेनिफिशियल। तो ये पहले से चला आ रहा है। जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट में इतने ज्यादा माहिर नहीं हुए थे, तब से हम वहीं पे रहते आ रहे हैं। तो इसीलिए फैमिलीज, ट्रेडिशंस एंड पॉपुलेशंस हैव एक्सपैंडेड अराउंड रिवर प्लेन्स द मोस्ट। समझ में आ रहा है? ये कुछ पूछे तो आस्किंग समथिंग। कोई रिवर ही नहीं है, पानी ही नहीं है वहां पे।
Okay, so geographical factors, people prefer to live in the areas where fresh water is easily available. फ्रेश वाटर जहां पे इजीली अवेलेबल हो, ऐसे जगहों पे लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर से हमारा जीवन चलता है. ठीक है. The river valleys of the world are densely populated. Deserts have sparse population. Deserts जहां पे रिवर्स की कमी है, पानी की कमी है. पानी हमारा एसेंशियल फैक्टर है. ठीक है. पहला चीज जो इंसान देखेगा वो है पानी, उसके बाद सॉइल वगैरह देखेगा. तो पानी अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, पीपल विल नॉट प्रेफर टू स्टे एट दोस प्लेसेस. ठीक है. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब मिनरल्स पे. तो मिनरल्स क्या देते हैं हमको, जो चीजें हमको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका मिनरल्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है. लाइट फ्रॉम आयरन टू एल्यूमिनियम टू कॉपर, ऑल द मिनरल्स दैट वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग फॉर एवरीथिंग. ठीक है. दीज आर मिनरल्स. ओके. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज आर पॉपुलेटेड. तो आप देखो, डायमंड, कहीं से डायमंड निकल रहा है, कहीं से आयरन निकल रहा है. तो जैसे अफ्रीका में डायमंड माइंस बने, बहुत दूर दूर से लोग आए इन डायमंड माइंस में काम करने के लिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ द पॉपुलेशन एक्सपैंडेड. साउथ अफ्रीका, ये डायमंड माइंस हैं, साउथ अफ्रीका के डायमंड माइंस हैं बेसिक. ठीक है. साउथ अफ्रीका एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट मतलब आपका दुबई हो गया, सऊदी अरेबियन कंट्रीज हो गए. ठीक है. जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं, दोज आर ऑल ड्यू टू ऑयल. ठीक है. लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज. ठीक है. तो ये मिनरल्स की अवेलेबिलिटी. अभी हम आते हैं भाई साहब दूसरे फैक्टर्स पे. ठीक है. तो आपका एक फैक्टर हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमने देखा टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स. अभी हम देखेंगे भाई साहब सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो पहला आता है आपका भाई साहब सोशल फैक्टर्स. एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, आपका हाउसिंग बेटर हो. ठीक है. अच्छा हाउसिंग हो. एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड. जहां पे अच्छे स्कूल्स हैं. ठीक है. जैसे मैं जब कामोटे में आया था भाई साहब, ये यहाँ पे कौन सा स्कूल है, एमयू, जो उधर जब हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो एक स्कूल आता है ना, एमयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ वही एक स्कूल था. अभी देखो भाई साहब, धनाधन स्कूल, मेरे ऊपर भी एक स्कूल है भाई साहब, कहाँ कहाँ गली कुच्चे में स्कूल आ गया है. ठीक है. तो आप देखोगे भाई साहब, जैसे जैसे कोई जगह एक्सपैंड होती है, वैसे वैसे एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होता जाता है. तो आपका हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है. जैसे पहले सिर्फ एमजीएम हॉस्पिटल ही था, फिर धीरे धीरे आज की तारीख में देखो भाई साहब कितने हॉस्पिटल्स हो गए. सो मेनी हॉस्पिटल्स. मैं क्लिनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट क्लिनिक्स की, मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ. देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस. ठीक है. सो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड. जहां पे आपको ये सारी सुख सुविधाएं होंगी, वहां पे सोशल फैक्टर्स अच्छे हैं. ठीक है. एजुकेशन जहां पे ज्यादा हो. ठीक है. हेल्थ फैसिलिटीज हो. ठीक है. एग्जाम्पल पूना. पूना एक रियल एस्टेट वर्ल्ड में काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली प्रमोट हुए हैं. हेल्थ, आपका हॉस्पिटल्स, स्कूल्स. इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र का एजुकेशन हब माना जाता है पूना. ठीक है. बहुत दूर दूर से लोग अपने एजुकेशन को, आपको स्टूडेंट क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगा. ठीक है. यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट क्राउड आउट देयर. ओके. देन वी हैव कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर्स मतलब कैसे लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व, क्या कहीं पे रहने के लिए आपको अपने कल्चर का त्याग करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जहां पे अगर आप जाते हैं, लेट्स से आई एम अ हिंदू, इन इफ आई गो देयर, ठीक है, ड्यूरिंग देयर नमाज टाइम आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरे को चुप बैठना पड़ेगा. ठीक है. मेरे को चुपचाप बैठना पड़ेगा, मैं अपना कोई काम भी नहीं कर सकता. ठीक है. दैट इज देयर रूल. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे वुमेन, इवन इफ दे नो ड्राइविंग, दे वुड नॉट बी गिवन लाइसेंसेस, दे वुड नॉट बी अलाउड टू वर्क. तो उनके कल्चर के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा. ठीक है. तो आपका जो सोसाइटी है, जितना आपको कल्चरल फ्रीडम देगा उतना अच्छा होगा, है ना. ठीक है. जितने भी आपके, तो इसी तरह से आपका जो सोसाइटी है वो आपको कल्चरल फ्रीडम कितना देता है. ठीक है. हाउ मच आर यू फ्री टू, तो प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. ठीक है. एग्जाम्पल वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी, दीज आर बेसिकली रिलीजियस सिटीज. ठीक है. वाराणसी हो गया भाई साहब, जेरूसलम, ठीक है, एंड वेटिकन सिटी, ऑल दीज आर बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस. ठीक है. देन वी हैव इकोनॉमिक. व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स? पैसा कितना बन रहा है भाई साहब. ठीक है. कितने इंडस्ट्रीज हैं, कितने फैक्ट्रीज हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है. काम धंधा कितना है, ये भी लोगों को अट्रैक्ट करता है. ठीक है. वहां पर जाकर लोग बसेंगे ना. आप देखेंगे हर साल एक बहुत बड़ा क्राउड, या ये होता ही रहता है, मतलब गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहा है. क्यों गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं?
बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन cities are better. ठीक है, large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. ठीक है, तो ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, और इनका क्यों भाई साहब ये पॉपुलेटेड एरियाज हुए हैं? ठीक है, द रीजन व्हाई दे हैव गॉन पॉपुलेटेड बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव एक्सपैंडेड इन दीज एरियाज. ठीक है, तो अगर हम देखें भाई साहब, पॉपुलेशन चेंजेस रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना चेंज आया है. ठीक है, हो सकता है क्लाइमेट कंडीशंस थोड़े सिवियर हो गए हों तो पॉपुलेशन शिफ्ट हुई है. ठीक है, कहीं भी पॉपुलेशन का ज्यादा होना. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, स्टेबल नहीं है. कहीं पे जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था, अभी चाइना ने जबरदस्ती का वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया जिसके वजह से उसका पॉपुलेशन नीचे हुआ, इंडिया ऊपर आ गया. ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नॉट बीन स्टेबल. ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. नेचुरल ग्रोथ रेट, माइग्रेशन, दो चीजें हैं. नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब अभी देखो जैसे एक के दो, एक कपल है जिसके 10 बच्चे हुए, अभी इन 10 के दो हुए, तो आप सोचिए कितना बड़ा फैमिली हो गया एक ही फैमिली में, है ना. तो ये होता है आपका नेचुरल ग्रोथ. दिस इज बेसिकली नेचुरल ग्रोथ. जब भाई साहब पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं था तब लोग भाई साहब धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे थे, तो 10 बच्चे पैदा किए किसी ने, अभी उन 10 के अगर दो भी हो गए तो 20 और ये 10 और ये 2, मतलब सोचिए कितना बड़ा एक फैमिली हो गया 3 जनरेशन में. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ. और एक होता है माइग्रेशनल ग्रोथ. माइग्रेशनल ग्रोथ क्या होता है? जब आप देख रहे हो कि भाई साहब गांव खेड़े में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको गांव खेड़े से भाई साहब शहरों में मूव करना पड़ रहा है, तो शहरों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. ठीक है, दिस इज नोन एज माइग्रेशन. ओके, नेचुरल ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. ठीक है, तो बर्थ एंड डेथ रेट पे ये है. बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल. हर 1000 में कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं. ठीक है, 1000 की पॉपुलेशन में, हर 1000 में, तो आप क्या करेंगे, जितने भी नए बच्चे पैदा हुए हैं एक जगह पे, डिवाइडेड बाय द 1000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब समझ लो अगर मैं बोलूं कि एक कामोटे का पॉपुलेशन है 10,000, लेट्स से एक छोटा सा गांव है, 10,000 इसका पॉपुलेशन है, और इस साल भाई साहब कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 100. तो 10,000 नहीं लोगे तुम, यहाँ पे कितने हो गए? 10 का 1000 ना, तो कितने 1000 हो गए? 10. तो आपका भाई साहब बर्थ रेट कितना हो गया? 10 पर 1000. क्या ये समझ में आ रहा है? समझो एक कोई छोटा सा गांव है जिसमें एक साल में 10 बच्चे पैदा हुए, 100 बच्चे पैदा हुए, जैसे 100 बच्चे पैदा हुए. ठीक है, और इस पूरे गांव का पॉपुलेशन कितना है? 10,000. समझ में आ रहा है? ये पूरे गांव का पॉपुलेशन. अभी बर्थ रेट है क्या? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल. ठीक है, तो कितने 1000 पीपल हो गए? 10,000. कितने कितने हुए? 1000 कितना हुआ? 10. ये पूरा 1000 नहीं लोगे, पर 1000 पीपल, मतलब आपके कितने हो गए? 10. ठीक है, तो आपका भाई साहब ऐसा होगा, तो इसका मतलब 10 हो गया आपका बर्थ रेट, मतलब 10 चिल्ड्रेन आर बॉर्न पर 1000 पीपल. क्या ये समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब देखो, 10 चिल्ड्रेन पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल, है ना. अगर मैं बोलूं 10,000 में कितने होंगे, तो अगर मैं इस 1000 का 10,000 करूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से. तो इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से. तो मतलब 100. मतलब अगर पॉपुलेशन 10,000 की होगी तो कितने बच्चे पैदा होंगे? 100. समझ में आ रहा है ये? सो दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट. ओके, सो 18.5 अपॉन 1000, मतलब हर 1000 में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 18.5. ठीक है, डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट्स. डेथ रेट्स भी वही है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल. डेथ रेट इज लेट्स से 7.8 पर 1000. 1920 जो था इंडिया का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. अभी ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब क्या है? 1920 is known as the year of great divide. What do you mean by the year of great divide? ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब क्या है कि इसके पहले डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट सेम चल रहा था. ठीक है, बर्थ रेट वॉज इक्वल टू डेथ रेट, ये भाई साहब सेम चल रहा था. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा करके जो डिजीजेस हैं उनके आंसर नहीं थे, तो जिस रेट से लोग मर रहे थे उसी रेट से लोग पैदा हो रहे थे, इसीलिए पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल था. लेकिन 1920s के बाद बहुत सारे ऐसे रोग जिनका इलाज नहीं था, जैसे कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया, जिससे लोग मर रहे थे,
उनका इलाज निकलने लगा, वैक्सीनेशन निकलने लगे, तो हमारा डेथ रेट कम होता गया और बर्थ रेट बढ़ता गया। अभी भी देखो आपका बर्थ रेट क्या है 18.5, डेथ रेट क्या है 7.8, तो इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ओके, हाँ नहीं, लोगों को मार देना दैट इज नॉट द केस, आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो रायता पहले से ही फैल चुका है भाई साहब, पहले एक टाइम था जब लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे थे, अभी उन 10 के अगर 2 भी होंगे तो भी बड़ी फैमिली हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो ये एक डेंट पहले से लगा हुआ। ठीक है, अभी हमको इसमें इफेक्ट देखने के लिए काफी टाइम जाएगा। ठीक है, बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल अभी नहीं आएगा, शायद अगले 50 सालों में। अभी आप देखो, जैसे अगर किसी फैमिली में किसी दादाजी ने 10 बच्चे पैदा किए रहेंगे, ठीक है, अभी उन 10 के 2-2 हो गए तो 20 इधर हो गए, तो दादाजी और उनकी वाइफ ये 2, और यहाँ पे भी आपके 10 बच्चे और उनके 20, तो 10 और 20 आप इनको ऐड कर लो भाई साहब, 32 लोगों की तो 2 जनरेशन में इतना पॉपुलेशन हो गया। और ये नॉर्मल सी कहानी है, ये नॉर्मल कहानी है। तो अभी क्या इनको मार दें हम? नहीं ना भाई साहब, मार नहीं सकते। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा तो आपको टाइम लगेगा। यू विल बेसिकली सी ठीक है। सो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, बर्थ्स एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये आपके पॉपुलेशन चेंज के नेचुरल कॉजेज हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है, अपॉन 10। ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, द रिजल्ट इज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन द परसेंटेज फॉर्म। तो ये आपका भाई साहब परसेंटेज फॉर्म है, तो आप इसको कर लो भाई साहब, दिस विल बी 1.07%। ठीक है, सो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन 10। ठीक है, सो नेचुरल इंक्रीजेस, तो आपका भाई साहब वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपका क्या क्या है भाई साहब? वेरी हाई। तो एनुअल रेट्स ऑफ इंक्रीज ये आपके वेरी हाई है। देखो इन जगहों पे बहुत ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है, इन जगहों पे बहुत ज्यादा है। हाई 2 to 2.9% ये जगह है। ठीक है, मॉडरेट 1 to 1.9%, लो यहाँ पे। ठीक है, हम देखो यहाँ पे आ रहे हैं, मॉडरेट मतलब मॉडरेट लेवल से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, लेकिन हमने पहले से ही रायता फैलाया हुआ है। ठीक है, आज भले ही सबके 2-2 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन पहले का जो था वो तो काफी बढ़ ही चुका है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पॉपुलेशन भाई साहब रेड जोन में है। लेकिन अगर आप देखोगे मॉडरेट रेट से हम बढ़ रहे हैं 1 to 1.9%, ये सब अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो 50 साल बाद यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये बहुत हैवी रेट से बढ़ रहे हैं। एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो वेरी हाई, 3% और मोर से ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उतने ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही बढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जीरो और डिक्रीज ये भाई साहब ऐसा जगह है, यहाँ पे उल्टा डिक्रीज दिख रहा है 0%। ठीक है, ओके, बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन अगर स्टडी होता है कभी जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट सेम हो जाए। ठीक है, तो आपका पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज अगर भाई साहब आपका बर्थ, जो हमारे इंडिया में हुआ पॉपुलेशन इंक्रीज, देखो होता क्या था कि पहले के जमाने में किसी फैमिली में अगर इतने बच्चे मरते थे, बच्चों की मरने की संभावना ज्यादा थी, तो 10 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 3-4 तो मर ही जाएंगे, ऐसा होगा ही, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। स्मॉल पॉक्स का जवाब नहीं था, कॉलेरा का जवाब नहीं था, ठीक है, डिप्थेरिया, ये सारे वैक्सीनेशन जो आपको लगभग अपने पहले 1 साल में ही लग जाते हैं, वो सब वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल थे, तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि कुछ तो बचें, ऐसा। ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम चलता ही रहा। ठीक है, इवन आफ्टर प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल एंड प्रॉपर हेल्थ केयर अवेलेबल, स्टिल द प्रोग्राम वेंट ऑन। यहाँ पे बर्थ रेट इज लेसर देन डेथ रेट। पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा? जब डेथ रेट आपका बर्थ रेट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये एक नॉन आइडियल सिनारियो, यहाँ पे आपका हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल हो रहा है। जैसे कोरोना में हुआ था, हमारे पास भाई साहब जवाब नहीं था, लाखों की तादाद में लाशें जली। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया,
कुछ बहुत बड़ा बीमारी आ गया जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, तो ये फेलियर है. दिस इज नॉट एन आइडियल सिनारियो. व्हाट इज एन आइडियल सिनारियो इज दिस. ठीक है, ये आपका होना चाहिए. बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहिए हमें. ठीक है, पॉपुलेशन स्टडी व्हेन इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये पॉपुलेशन इंक्रीज का सिनारियो है, और ये भाई साहब आपके पॉपुलेशन डिक्रीज का सिनारियो है. ठीक है, ओके. सो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब अभी देखो, जैसे हमास में युद्ध चल रहा है, ठीक है, या ऐसा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो क्या वहां से लोग भाग रहे हैं? भागेंगे ही भाई साहब. जो सिविलियंस होंगे दे विल रिलोकेट देमसेल्व्स. सो व्हेंस दे मूव आउट दे विल रिलोकेट देमसेल्व्स टू डिफरेंट कंट्रीज. इसको अपन बोलते हैं माइग्रेशन का एक रीजन. दूसरा माइग्रेशन का रीजन, कोई हर बार हमको दिख रहा है बाढ़ आ रही है भाई साहब, हर बार भूकंप हो रहा है, तो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, वॉर टॉर्न एरिया की वजह से माइग्रेशन होता है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से माइग्रेशन होता है. तमाम रीजंस होते हैं माइग्रेशन के. माइग्रेशन मतलब, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी. गांव में कोई धंधा पानी नहीं है भाई साहब, घर कैसे चलेगा, इसलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं टू अर्बन एरियाज. सो दीज माइग्रेशंस कीप ऑन हैपनिंग. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरिया. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. तो ये एक दूसरे के कंट्रीज में मूव हो रहे हैं. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस. तो माइग्रेशन से भाई साहब पॉपुलेशन साइज आपका चेंज होता है. ठीक है, आउट माइग्रेशन. तो इन माइग्रेशन मतलब अंदर आना. इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. ठीक है, तो अंदर आना, इसको हम बोलते हैं भाई साहब इन माइग्रेशन. ठीक है, इमिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन. ठीक है, इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन इज पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इनटू आवर कंट्री. हो सकता है भाई साहब कोई नेबरिंग कंट्री में बहुत बड़ा वॉर चल रहा हो, तो उस टाइम पे बहुत बड़े तादाद में पॉपुलेशन आ गई हो, तो उसको अपन बोलेंगे माइग्रेशन. ठीक है, ओके. सो इमिग्रेशन बोलते हैं. कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इमिग्रेशन और इन माइग्रेशन. ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में काफी भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ा है, क्योंकि माइग्रेशन बहुत हुआ है. वॉर टॉर्न कंट्रीज लाइक सीरिया वगैरह से काफी लोग वहां पे गए हैं. ठीक है, तो इन्होंने शरण दिया है उनको. ठीक है, सो ये दो कंट्रीज है जहां पे आपका माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है. जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था हिटलर के टाइम पे, तो यूरोप से जब लोग भाग रहे थे, ज्यूज लोग जब भाग रहे थे, दे सेटल डाउन इन, मोस्ट ऑफ देम दे सेटल डाउन इन इजराइल. आज इजराइल में आपको जूइश पॉपुलेशन ही मिलेगा प्राइमरली. ठीक है, वो लोग जो जर्मनी और जर्मनी के आसपास के नेशन से भाग खड़े हुए, वो इजराइल में जाकर सेटल डाउन. ठीक है, सो दैट वाज अ ह्यूज माइग्रेशन दैट हैड हैपेंड. ठीक है, ओके. तो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ है. ठीक है, मेनी ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली, हमारे इंडिया से कितने ही लोग जाकर यूएस में सेटल डाउन हो गए. ठीक है, इकोनॉमी वहां की अच्छी है, सोशल स्टेटस अच्छा है, पैसा बन रहा है, तो लोग जाकर वहां पे सेटल हो रहे हैं. सिर्फ जॉब्स ही नहीं, लोग जाकर वहां पे बिजनेस भी खोल रहे हैं. ठीक है, सो पीपल आर सेटलिंग डाउन इन दीज कंट्रीज. बिजनेस अपॉर्चुनिस्टिक कंट्रीज हैं. इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव द कंट्री, जो लोग जा रहे हैं यहां से छोड़कर. ठीक है, so this will be called an immigrant. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out immigration. तो काफी लोग सूडान को छोड़कर जा रहे हैं. ठीक है, can we call Virat Kohli as an immigrant because he is almost leaving India and settling down in London. ठीक है, तो ऐसे लोग छोड़कर जा रहे हैं. Although he will play for India, but he will settle down in London. That's what he has decided. ठीक है, so this is called out migration or emigration. मतलब छोड़कर जाना किसी भी कारणवश. ठीक है, तो सूडान का, यूथोपिया में, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो इन सब जगहों पर जाकर बस गए सूडान को छोड़कर. ठीक है, व्हाट एवर द रीजंस आर. ठीक है, ओके. सो द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशंस इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए लोग जनरली माइग्रेट करते हैं. ठीक है, लेसर डेवलप रीजन से मोर डेवलप रीजन की तरफ. ठीक है, दे जनरली माइग्रेट. ओके, विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. कंट्री में ही आप देखोगे बहुत सारे लोग मुंबई में आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन या अर्बन सिस्टम ज्यादा अच्छा है. ठीक है, गांव खेड़े को छोड़कर. विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है, रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्टिंग चालू है. एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन,
ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब रीजन से। तो आपका देखोगे अगर 500 बीसी में, ठीक है, 100 मिलियन था, ठीक है, 1000, ये 500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100 मिलियन था। फिर भाई साहब 0 मतलब बीसी मतलब समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे उल्टा मतलब नंबर लाइन जैसा होता है ना, ये 0, फिर भाई साहब लेट्स से ये हो गया 1000, फिर हो गया 1500, ऐसा चल रहे हैं हम। इसको अपन एडी बोलेंगे, एनो डोमिनी, और ये होता है बीसी। तो ये भाई साहब 500, इधर होगा 1000, ठीक है, 1000 बीसी, 500 बीसी, फिर 0 पे आए, फिर ऐसे। तो अगर आप देखोगे 500 बीसी में कितना पॉपुलेशन था, 100 मिलियन। जब 0 पे आए तो आपका 170 मिलियन हुआ वर्ल्ड का पॉपुलेशन। 1000 एडी में 265 मिलियन, 1500 में आपका 425, 1800 तक अपन 900 मिलियन के हो चुके थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव स्टडीली एंड स्लोली, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वेयर बोर्न, काफी ज्यादा भाई साहब बेबीज, लार्ज नंबर ऑफ बेबीज डाइड एज वेल, ऐसा यहां तक कहानी चल रहा था। इसके बाद आपका मेडिसिनल केयर इंप्रूव होने लगा, ठीक है, क्रॉप्स इंप्रूव होने लगे, फूड इंप्रूव होने लगा, हेल्थ इंप्रूव होने लगा, ठीक है। ये सब उतना पहले नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। तो अगर आप देखोगे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये सारी जो चीजें थी, हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सब पहले नहीं था, प्रॉपर क्रॉप्स। लेकिन जब से ये सब आ गया है तब से आपको स्टडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन मिलेगा। तो आप देखो 1950 तक हम 2500 के हो चुके थे, अब आता है आपका 1970, देखो 3000 मिलियन, 3900 मिलियन, 6000 मिलियन 1990 तक, 2025 तक भाई साहब देखो कहां पहुंच गए हम, 8525। कहां से चालू किया था, 100 से, ठीक है। तो लगभग कितने 1500 सालों में, आप देखो इधर 500 नहीं 2500 सालों में हम कितना बढ़ चुके हैं, देखो, ठीक है। 2500 ईयर्स में हमारा इतना इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन। दैट्स अ ह्यूज नंबर वर्ल्ड वाइज, ठीक है। सो आपके क्रॉप्स, अभी फूड जो आप खा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ, इन सब पे इंप्रूवमेंट हुआ है, इंक्लूडिंग योर हेल्थ केयर, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन व्हाई पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली, ओके। ऑल राइट हो, तो आपका भाई साहब यहां पे आता है रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। वेरी मतलब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग रेट से भाई साहब। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, ठीक है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है भाई साहब, ठीक है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, इनका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी हाई है। नाउ विथ इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन, जैसा हमारा इंडिया में हुआ था, डेथ रेट्स गिर रहा है बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। तो इनका भी इंडिया जैसा ही हाल होगा आगे चलकर, ठीक है, कि भाई साहब डेथ रेट तो कम हो जाएगा लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। सो दे विल फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेज एज इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लो डेथ रेट्स एंड लो बर्थ रेट्स। यहाँ पे भाई साहब बहुत लो डेथ रेट भी है और लो बर्थ रेट भी है, ठीक है। सो डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है, ओके। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। तो किससे पॉपुलेशन बना हुआ है, हाउ क्राउडेड अ कंट्री हैज अ वेरी लिटिल टू डू इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितना ज्यादा भाई साहब एक कंट्री क्राउडेड है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम इसमें मायने रखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है आप उस पब्लिक को शिक्षा कैसे देते हो, ट्रेनिंग कैसे करवाते हो, तब जाकर वो कंट्री डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल जापान हैज हार्डली गॉट एनी नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल टुडे इट रैंक्स एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज इट हैज स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत अच्छा काम किया है। क्राउड रहने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप उस क्राउड को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास अनपढ़ गवार क्राउड है, आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने उनके ट्रेनिंग को डेवलप नहीं किया है, तो क्या होगा, नो डेवलपमेंट, राइट। लेकिन उसी क्राउड को अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दें, तो आपका डेवलपमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे
अफ्रीका में जब डायमंड माइनिंग चालू हुई तो वहां के जो क्राउड थे, वहां के जो लोग थे, उनको डायमंड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो दुनिया से कटे हुए लोग थे, वो एडुकेटेड लोग नहीं थे। तो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पे भाई साहब बाहर से लोग आए, उनको दिख गया कि इधर डायमंड है, वहां पे उन्होंने इन्हीं से काम करवाकर डायमंड लेकर उनके भाई साहब जगहों पर देकर बेचा और वो रातों रात करोड़पति हो गए। ये गरीब के गरीब रह गए। वाई? बिकॉज अफ्रीका डिडंट स्पेंड ऑन एडुकेटिंग देयर पीपल। अगर उन्होंने अपने पीपल को एडुकेटेड किया होता तो उनको मालूम होता डायमंड होता क्या है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है। वो तो भाई साहब पत्थर निकाल रहे थे और पत्थर निकालने का मजूरी ले रहे थे। ये भाई साहब पत्थर निकाल रहे हैं, मजूरी ले रहे हैं, उसी में खुश हैं, और इधर भाई साहब रातों रात ये करोड़पति बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल बिकॉज द पीपल वेर नॉट एडुकेटेड। पीपल को ट्रेनिंग नहीं मिली, तो डायमंड के ऊपर बैठे रहने के बाद भी वो गरीब के गरीब रह गए। सो नेचुरल रिसोर्सेज में सपोर्टिव होने के बाद भी, नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट किया, फिर भी क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हुआ था इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कितना भी किसी जगह का पॉपुलेशन क्यों ना हो। वॉट एवर इज द पॉपुलेशन, इफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट डेवलप्ड देन देयर विल बी नो डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। बांग्लादेश और जापान दोनों भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। ठीक है, जापान में भाई साहब ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ, एडुकेशन, उनकी जो हेल्थ केयर पॉलिसीज, न्यूट्रिशन, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसके वजह से उनका क्राउड बहुत रिसोर्सफुल क्राउड हो गया। ठीक है, बांग्लादेश अभी भी अपने प्रॉब्लम से जूझ रही है। ठीक है, so this is Bangladesh and this is Japan. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their, ठीक है, तो आपके भाई साहब लोगों में काफी सारा डिफरेंस है। लोगों में डिफरेंस है, किसमें? एज में डिफरेंस होता है, मेरे और आपके एज में डिफरेंस है, आपके और आपके दादाजी के एज में डिफरेंस है। तो आप देखोगे अलग अलग एज के लोग होते हैं। सेक्स में, मतलब जेंडर में, मेल फीमेल में, लिटरेसी लेवल में, कोई लोग पढ़े लिखे होते हैं, कोई अनपढ़ गवार होते हैं, कोई थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हेल्थ कंडीशन में कुछ लोग हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग भाई साहब चलता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन में, इनकम लेवल में, तो ये सारे आपके भाई साहब अलग अलग। ठीक है, पीपल हैव, क्या हुआ, पानी चाहिए? People vary greatly in all these things. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. The composition of population helps us to know how many are males or females, which group, age group do they belong to. कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं और किस एज ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं। They basically belong to which age group. ठीक है, how educated they are and what type of occupations they are employed in, what are their income levels and what are their health conditions. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called the age sex pyramid. तो ये आपका भाई साहब एज सेक्स पिरामिड है। ठीक है, दिस इज द एज सेक्स पिरामिड। ओके, इसमें आप बेसिकली इस पिरामिड से देखकर देखो 0 से 4, फिर आपका 5 to 9, देखिए कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, हर एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। दैट इज बेसिकली द एज सेक्स पिरामिड। ओके, सो क्या खत्म हो गया भाई साहब? सो दैट वाज अबाउट आपके पॉपुलेशन का, या आप बोल सकते हैं इसको डेवलपमेंट का। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करके हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन सम पीपल? हम नो नो नो, वेरी गुड, हम